नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले और साथ ही 3 डीआईजी और 3 एसपी के भी तबादले किए गए हैं। शलभ माथुर डीआईजी अलीगढ़ बनाए गए हैं। भारती सिंह अपर पुलिस आयुक्त और गाजियाबाद, साथ ही आनंद कुलकर्णी अपर पुलिस आयुक्त नोएडा बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह के फेरबदल की जो लिस्ट है वो आ सकती है, और आज देखिए फाइनली इस तरह की लिस्ट आ भी गई है। 2024 का चुनाव भी है, ऐसे में पुलिस क्या व्यवस्थाएं करेगी, किस तरह से माहौल न बिगड़ने पाए, इसको लेकर भी काफी मंथन किया गया है। इससे पहले कि किन अफसरों को तैनाती देनी है, और खास बात है कि जो अफसर साइडलाइन थे उनको मौका मिला है। कई अफसर ऐसे हैं जो आईजी रैंक के हैं, उनका प्रमोशन हो गया था, उसके बाद उनको आज तैनाती दी गई है। कई ऐसी जगहों पर बैठे थे जहां पर प्रमोशन होने के बाद भी अपनी कई उसमें आईजी हैं, आप नाम देखेंगे उसमें जैसे अयोध्या के जो डीआईजी और एसएसपी रैंक के अधिकारी थे मुनिराज, वो आईजी होने के बावजूद उस कुर्सी पे बैठे थे, इसलिए उनको अब आईजी की कुर्सी पे बैठाया गया है। ऐसे ही कुछ कमिश्नरेट, करीब 5 ऐसे कमिश्नरेट हैं जिनके अफसर बदले गए हैं। तो फिलहाल लिस्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये भी माना जा रहा है कि इस तरह की लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट, अभी कुछ समय में ही और देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बांदा में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह ने मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में शिरकत की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने गोष्ठी में शिरकत की है। मंडलायुक्त कानपुर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों को खेती के मूल मंत्र भी दिए हैं। तो कृषि योजना को लागू कर दीजिए। तो जब कृषि योजना हमने लागू किया था तो आप देने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 1 साल चलाई जाने वाली योजना को हमने 4 साल तक चलाई। कौन सरकार होगी कि किसान को 60 लाख रुपया दिया हो बिना किसी रिकवरी के, और अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में 60 लाख रुपया दिया है किसी किसान को, उत्तर प्रदेश के 100 किसानों को, जो उनकी संस्था एक थी, जो मोदी और योगी की सरकार है, एक कृषि योजना के तहत 60 लाख। और वहीं बरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का जो नेता होगा वो कांग्रेस का नेता होगा। वहीं राहुल गांधी के पीएम होने के सवाल पर कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम बने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा है कि बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना ही होगा। जाना है अभी इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष का दूल्हा जो भी होगा कांग्रेस का नेता होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में बीजेपी को अगर हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। बिना कांग्रेस के विपक्ष को, मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। ये तो कहने सुनने की बातें सब चलता है, वो भी देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कितनी सीटें आएंगी। देश के हित में जो कानून आएगा उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन पहले मसौदा तैयार तो हो। ये सब चर्चाएं हैं, अभी वक्त आने दो, अभी 2024 दूर है, हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, भारत को भारत रहने। और फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योति ने विपक्षों की आयोजित बैठक पर तंज कसा है और कहा कि राहुल गांधी के टिकट बंटवारे पर फ्लेक्सिबिलिटी रुख अपनाने का बयान पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बची ही कहां है। और आप देखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हश्र होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों का कोई तालमेल नहीं, विचारधारा नहीं, ऐसे लोग सारे आज पटना में महागठबंधन की बात कर रहे हैं। वहाँ का कोई तालमेल नहीं, विचारधारा नहीं, ऐसे लोग सारे आज पटना में महागठबंधन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये गठबंधन टुकड़े टुकड़े में फिर हो जाएगा। जैसे 19 में हुआ था वैसे ही 24 के बाद भी होगा, क्योंकि ये महागठबंधन नेता कर रहे हैं, जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। आज राहुल गांधी का बयान आया बैठक के बाद कि वो पार्टी जो सीट बंटवारे पर लचीलापन वो स्वीकार करेंगे। कांग्रेस बच्ची कहाँ है? अब मरते कहा ना करते, कुछ भी करें। अब देखते हैं पंजाब में इनका क्या होता है। और देवरिया में 501 आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 144 आंगनबाड़ी केंद्र आदर्श बनाया गया है।
जिसके 600 से कार्यकर्ता केंद्र को संचालित करने के लिए तैनात की गई हैं। और आपको बता दें कि सरकार केंद्रों को संचालित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और हमारे देश और प्रदेश के गरीब मजदूर के बच्चों को पौष्टिक आहार और शिक्षा में कोई कमी ना रहे। लेकिन आज देवरिया के दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर देखा गया तो अधिक से अधिक केंद्र बंद रहे। बच्चों की बात करना तो यहां पर गुनाह है। एक केंद्र एक कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाती हुई मिली है और वहीं बच्चों की संख्या कागजों में ही 40 थी, मौके पर सिर्फ 22 बच्चे ही थे। इस समय हम देवरिया जनपद के बरारी गांव में हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। इस केंद्र पे आए हुए हैं। मौके पर ये बच्चे यहाँ पे उपस्थित मिले हैं। मैम एक यहाँ पे पढ़ा रही हैं, लेकिन इनसे जानते हैं कि क्या बच्चों को पौष्टिक आहार यहाँ मिल पाता है और अच्छे से पढ़ाई शिक्षण कार्य यहाँ चल पा रहा है कि नहीं। आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम क्या नाम है? सरोज सिंह। किस केंद्र पे आप हैं? बरारी जी। अभी आपके पास ये बच्चे कितने आए हैं? इस समय सर 22 बच्चे आए हैं और बच्चे चले गए हैं। कितने बच्चों का नामांकन है यहाँ पे? 40। जी। यहाँ पे बच्चे को रेगुलर यहाँ आते रहते हैं? जी। जी। अगर ये आप अकेले हैं यहाँ पे कोई सहायिका नहीं है? नहीं, सहायिका नहीं है। जी। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये पे हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पे कार्यकर्ती तैनात हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी सहायिका नहीं है। तब पर भी 40 बच्चों का नामांकन है, 22 बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कैराना में एक बार फिर से सर्राफा व्यापारी को लेकर छापेमारी की है। इस दौरान आरोपी सर्राफा व्यापारी के मकान को खंगाला गया है। आरोपी की एक दिन पूर्व ही गिरफ्तारी हुई थी और टीम फिलहाल कैराना में डेरा डाले हुए है। दरअसल दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने एक दिन पूर्व कैराना नगर के मोहल्ला जामा मस्जिद के निकट एक मकान पर छापेमारी की थी, जहां से नकली करेंसी के मामले में सर्राफा व्यापारी इरशाद और भूरी को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया था। आज फिर स्पेशल सेल की टीम एक बार कैराना पहुंची है, जहां पर टीम ने आरोपी सर्राफा व्यापारी के मकान में सर्च अभियान भी चलाया। तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अलग अलग जिलों से आए शिक्षक इसमें शामिल हुए हैं और शिक्षकों ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि हमारा 1 साल का वेतन रोका गया है, जबकि सरकार सदन में कहती है कि हमने शिक्षकों का वेतन कभी नहीं रोका। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां एक तरफ गर्म है, तो वहीं पे लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में लगातार शिक्षकों की ओर से सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं। सीधे आगे देखें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसके साथ में ही सचिवालय पड़ता है, जहां से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है। तो सिर वहीं पे माध्यमिक शिक्षा के जो तदर्थ शिक्षक है, लगातार इनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल का वक्त हो गया जब तक हमें वेतन नहीं निर्गत किया जा रहा है। हालांकि सरकार का ये दावा है, विधानसभा में ठोक कर कहती है कि हमारे तरीके से किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। लगातार देखिए किस तरीके से ये भीड़ है। हालांकि अनिश्चितकाल धरना ये दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि राजमणि सिंह जो है, इनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन जारी है। ये देखिए कितने तादाद में, और सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर, तमाम जिलों के शिक्षक यहाँ पे प्रदर्शनरत हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि राजमणि सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजमणि जी, लगातार देखा जा रहा है सरगर्मियां अब शिक्षकों की ओर से बढ़ा दिया गया है। आखिर मांगे क्या है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वेतन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहना शासन की ओर से कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। जी, शासन सरकार कहती है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं किसी को न बाहर किया जाएगा, न किसी का वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, गुलाबो देवी जी से। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत शासन में जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कहीं न कहीं सरकार को गलत मैसेज दे रहे हैं। शासन के अधिकारी सरकार का नहीं सुन रहे हैं? सरकार की कतई नहीं सुन रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। हम तो सुना करते थे। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, डायरेक्टरों के कान पे जूं रेंग रहा है। अब जूं रेंग रहा होता तो ये धरना क्यों चल रही है, याचना का कार्यक्रम क्यों चल रहा होता? कोई मिलने आया सरकार का प्रतिनिधि? सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं आए। एक दिन डायरेक्टर साहब आए थे, हम लोगों से तो हमारे सामने अच्छी बातें की उन्होंने, लेकिन अच्छी बातें क्या की? अच्छी बातें यही किया कि आप लोगों के बारे में पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था कोई ना कोई वो निकालेंगे। लेकिन उसके बाद आपके मीडिया के साथियों को जो उन्होंने बयान दिया, बहुत ही भ्रामक और बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उनसे ये उम्मीदें नहीं की जा सकती। सरकार के जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सदन में लगातार उसका कहना है कि वेतन हमारे तरीके से अवरुद्ध नहीं किया गया और लगातार 1 साल से वेतन का सिलसिला जारी है रोकने का। उच्चतम न्यायालय का भी हमने आदेश पढ़ा, उसमें जो लिखा गया है कि हमारे तरफ से कोई नहीं है और शिक्षक जो अब तक है, अभ्यर्थियों का जब तक चयन नहीं हो जाता है तब तक उनको वेतन दिया जाए, यही है ना?
तो इसके बाद सरकार के समक्ष क्या है, ऐसा कुछ आपने रखा कि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, जो बताए गए हैं उसके हिसाब से काम करिए? डीजी या साहब, फिर यहाँ पे कुछ आपने बातचीत की? ये डायरेक्टर साहब तो सुनने वाले नहीं हैं। डीजी साहब से बात की थी, डीजी साहब ने ये भी कहा कि ठीक बात है, आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर काम कर रहे हैं। डीजी साहब ने कहा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वेतन मिलना चाहिए, परंतु आज तक हमको वेतन नहीं मिला। 7 तारीख को, इसी 7 को उन्होंने लेखाधिकारियों पूरे प्रदेश की बैठक बुलाई थी और उन्होंने हमारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा कि आप काम ले रहे हैं तो वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं, वेतन आपको देना चाहिए और वेतन देना पड़ेगा। एक ही विधान, एक ही संविधान, एक ही विभाग में हम लोग नियुक्त हैं। कहीं तक मई का वेतन दिया गया, कहीं अगस्त तक, कहीं जुलाई तक, कहीं दिसंबर तक, कहीं अनवरत जारी है और हम लोगों का वेतन रोक दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो काउंटर और रिज्वाइंडर लगाते हैं 1993 के बाद सभी को एक श्रेणी में मानते हैं, प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त और हाई कोर्ट मतलब जो भी आदेश आता है उसके पहले काउंटर दाखिल कर देते हैं। काउंटर दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये काउंटर इन्होंने दाखिल किया। उसके बाद ये लोग और 2000 के लोग हमारी रिटों में उस 8300 काउंटर में क्या कहा गया है सरकार की ओर से? काउंटर में ये कहा गया है 1993 के बाद जितने लोग नियुक्त हैं वो सब एक ही श्रेणी में हैं, परंतु ये वेतन जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो ये पद समाप्त करने की भी बात कही गई है। तदर्थवाद समाप्त करने की बात की गई है। ये तदर्थ को समाप्त कर रहे हैं। वाद मीन्स ये होता है जो तदर्थ अभी तक कार्य कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, उनको आप विनियमित कर दीजिए, समाहित कर दीजिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना होने पावे, तदर्थ की नियुक्ति ना होने पावे, जिसको तदर्थ मतलब जो पहले से करते आ रहे हैं उसको नियमित करिए, इसके बाद नई भर्तियां ना हो सके। नई भर्तियां ना हो, ऐसा इनको। और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, कोई 58 साल का हो गया, कोई 55 साल का हो गया, कोई 56 साल का हो गया, कुछ लोग तदर्थ रिटायर्ड हो सब गए। बात सही है कि 55, 58, 57 के हो गए हैं, लेकिन प्रदर्शन संभाल कौन रहा है, जिम्मा कौन लिया है? आप लिए? याचना का कार्यक्रम है, प्रदर्शन नहीं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग कार्यक्रम है। ये कौन संभाल रहा है इसको? कोई तो फंड करता है, आप संभाल रहे हैं? मैं संभाल रहा हूँ, हमारे शिक्षक साथी सामूहिक रूप से। तो साफ तौर पे दे सकते हैं हर वर्ग के लोग हैं, खास तौर पे देखा जाए तो उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, 55 साल से ऊपर के सब लोग हैं। राजमणि सिंह हमसे बातचीत की है। ये देखिए धूप का कहर लगातार जारी है। बिजली की व्यवस्था कैसी उत्तर प्रदेश में आपसे छिपी नहीं है। लगातार फटफटैया पंखा के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। ऊपर से भी आ रहा है धूप का आगोश में खुद को कहीं ना कहीं नस्तनाबूद करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। इन शिक्षकों का साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके आदेश को खाली बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है, खाने के लाले पड़ गई, महंगाई चरम पर है, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। लगातार सरकार का कहना है संसद में कि हमने तो आपकी सहमति के साथ आपके पक्ष में है फैसला, लेकिन शासन स्तर का शिक्षा विभाग कह रहा है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं है। सबके साथ मैं जयसिंह, उनका टीवी। और मुजफ्फरनगर में किसानों ने शुगर मिल के गन्ना विभाग में की तालाबंदी। अब दरअसल मामला ये 25 दिनों से किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर किसानों ने शुगर मिल के गन्ना विभाग में ताला जड़ दिया है। और पिछले 10 सालों में बैडमिंटन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदला है। भारत के अंदर बैडमिंटन खिलाड़ियों का केंद्र सरकार जमकर उनको प्रोत्साहित कर रही है, जिसका असर अब देश में होने वाली प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। थॉमस कप में अभी भारत विजेता बना है और यह ताजा उदाहरण है कि यहां पर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने कानपुर के द स्पोर्ट्स हब में ये कही है और वो द स्पोर्ट्स हब में 2 दिन खिलाड़ियों को टिप्स देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। यहां पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बेहतर खेलने के तरीकों से रूबरू भी करवाया जाएगा। ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास स्पोर्ट के बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि द स्पोर्ट्स हब एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, जो द स्पोर्ट्स हब एक ऐसा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि खेल सारे खेलों को जोड़ते हुए एक फैमिली और प्रोफेशनल और एक सोशल कल्चर एक डेवलप होने का एक यूनिक मौका मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में